गुड इवनिंग फ्रेंड। फिजिकल पॉइंट पर आपका फिर से आज स्वागत है। आज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने का लेक्चर इसको बोल सकते हो या फिर पीरियड बोल सकते हो। तो बेसिकली आज के लेक्चर्स में हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने अपना पिछला लेक्चर जो था वो वहाँ पर लाकर उसको इंड कर दिया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, की पोटेंशियल सरफेस, ये सब जितना भी पॉइंट था, जितना भी ये सब टॉपिक जो थे वो हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था। तो ठीक उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आने वाला था, मीन्स आज का जो लेक्चर्स में हम चर्चा करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। और खासा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक इसी के बाद और इसी के बेसिस पर, यानी कि ठीक इसी के बाद और इसी के बेसिस पर हमारा आएगा गॉस थ्योरम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको गॉस का डेरिवेशंस बताऊंगा। वो आपके लिए डेरिवेशन कुछ यूं ढंग से हमने प्रिपेयर कर रखा है, हमने मतलब कुछ उसको ऐसे मॉडिफाई किया हुआ है कि बेसिकली बहुत सारे लड़के फिजिक्स में ये कहते हैं कि सर डेरिवेशंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैथमेटिकल टर्म में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। तो भाई उसमें कोई ये टर्म नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक अगर बच्चा एक कम से कम आपको डिराइव करने के लिए किसी भी टॉपिक को आपके पास कुछ क्लू होना चाहिए, आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। आपको बताएंगे इस टॉपिक से, मतलब आज की इस लेक्चर्स में, कि कैसे डेरिवेशंस किया जाता है, डेरिवेशन करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा अभी का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, इसका हम आज जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वास्तव में है क्या चीज़। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये जो विद्युत फ्लक्स है ये क्या है। वैसे नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैट्स के भाषा में तो मतलब कुछ अपना एनसीईआरटी वगैरह या अलग रेफरेंस को कुछ अलग नाम देते हैं, लेकिन बेसिकली ये सबसे मतलब जेन्युइन टर्म, मतलब सबसे एक आम बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे। तो मेरा विचार ये है, मतलब आई थिंक दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने क्या बोला कि विद्युत फ्लक्स तो वैसे अलग अलग बुक या अलग अलग फिजिसिस्ट के द्वारा काफ़ी एक्सपैंड फॉर्म में इसको मतलब बताया गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, यानी कि विद्युत आकर्षण बल, इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये मैं अभी बताने वाला हूँ कि हमने इसको क्यों ये कह दिया है कि विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण बल है। क्यों, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हालांकि थोड़ा सा बुक का टर्म लेते हैं, वहां से हम ओरिजिनेट करेंगे। ये कहा जाता है, मतलब फिजिशियंस लोग, फिजिसिस्ट लोग या फिर जो भी मतलब ये आए हुए हैं, ये कहते हैं कि किसी भी एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कोई अगर आपके पास एरिया है, कोई आपके पास एक रीजन है, क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, मतलब क्या होता है। तो उस क्षेत्र का, उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस जितना करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बराबर, यानी जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना किसी क्षेत्र को पार करती हैं, मतलब उससे होकर गुजरती है, ठीक उतना ही उसका फ्लक्स होता है। हम क्या बोले कि बुक में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओवर एनी सरफेस इज इक्वल टू द फ्लक्स, यानी किसी भी एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र के ऊपर से अगर होकर जितना क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा पार करेगा, उतना ही उसका फ्लक्स होगा। क्लियर है, क्या बोले हम, जितना मान लो कि हमारे पास, अभी हम इसको आपके सामने डायग्राम रखते हैं, मानते हैं कि मेरे पास ये है एक एरिया, हमारे पास ये है एक एरिया ए बी सी डी, ये एक एरिया है। तो अब कहने का मतलब ये है पॉइंट पी से
पॉइंट Q। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से पॉइंट P से पॉइंट Q तक क्षेत्र रेखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगा, निकलेगा, P से निकलकर Q तक जाएगा, और P से निकलने के दौरान और Q तक पहुंचने के दौरान जितना फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगा, यानी जितना क्षेत्र रेखाएं इसको पार करेंगी, उतना ही इस क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी विद्युत फ्लक्स होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट P से पॉइंट Q तक मान लीजिए कोई चार्ज सिस्टम होगा, तभी तो भाई फील्ड लाइन निकलेगा। जैसा कि हमने बता रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फील्ड लाइन क्या होते हैं, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लेना। तो पॉइंट P से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है Q तक आने के लिए, तो पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच हमारा एक एरिया है BCD। अब यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना दफा, जितनी बार इसको, यानी जितना संख्या में इस एरिया को पार करेंगे, उतना ही इस एरिया का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जितना इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करेगा, उतना ही इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। देखो कैसे, तो यहाँ से तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पार कर जाएगा, कुछ ऐसे पार करेगा, तो यहाँ पर हमारा है पॉइंट Q और यहाँ पर हमारा है पॉइंट P। तो हमने ये आपको डायग्राम में कुछ दिखाने का प्रयास किया है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी हम इसको बताते हैं कि ये है क्या चीज़ और कर क्या रहा, और क्यों हमने इसको, इस फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम दिया है। अगर हम बात करते हैं किसी भी जेन्युइन फिजिसिस्ट के बात तौर पर या फिर उनके लिखे हुए तौर तरीकों पर, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो लोग क्या बोलते हैं कि जितना फील्ड लाइन किसी भी एरिया को क्रॉस करता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करता है, उतना ही उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करता है, उतना ही उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो भाई एक बात को जरा ऐसे सोचो कि आखिर उस फील्ड में ऐसा है क्या चीज जो फील्ड लाइन को मतलब कि कह रहा है कि भाई मेरे अंदर से गुजरो, मेरे अंदर से गुजरो। थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करो कि वो लोग तो बोलते हैं कि जितना फील्ड लाइन किस एरिया को क्रॉस करेगा, उतना उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो दरअसल बात यह है कि हम तो यही नहीं समझ पा रहे कि मतलब कि आखिर तो फिर हम फ्लक्स बोल किसको रहे हैं, उस फील्ड लाइन की संख्या को किसको बोल रहे हैं। तो सबसे बेसिक, सबसे मतलब कि अपना एक प्री मैच्योर अगर आप तौर तरीकों से सोच रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि उस एरिया के पास आखिर ऐसा है क्या चीज जिसे फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने पर मजबूर कर रहा है। अरे भैया, तो उस एरिया के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जितना इस एरिया का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करेगा। क्या गलत बोल रहे हैं आप, समझना फिर से। इस एरिया के पास जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना आकर्षण बल होगा, उतना ज्यादा फील्ड लाइन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जितना ज्यादा फील्ड लाइन पार करेगा, उतना उसका फ्लक्स होगा। तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट भाषा में, डायरेक्ट भाषा में तो ये बुक से डिसाइड कर रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओवर एनी सरफेसेस, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इट्स। ये बोल मतलब कि वहां पर ये बोला जा रहा है किसी भी एरिया के ऊपर से जितने फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं, ठीक उसके नंबर के बराबर उसका क्या होता है, ये फ्लक्स होता है। लेकिन इनडायरेक्ट भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट एरिया। हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट एरिया बाय विच या थ्रू विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग इट। ये हुआ मतलब कि किसी भी क्षेत्र का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही उसका फ्लक्स होता है, जिसके द्वारा फील्ड लाइन उसको क्या करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसका, उस एरिया का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर से या जिसके ऊपर से फील्ड लाइन क्रॉस करती है और वही फील्ड लाइन इसके फ्लक्स के बराबर होती है। तो यहाँ पर फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं हम लोग फाई से, फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं फाई ई। तो हमारा फाई ई जो होगा, फाई क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। EFL मतलब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया। तो फाई हमारा जो हो गया, मैंने फ्लक्स जो हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया, दैट इज फाई इज क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब दरअसल बात यह है, हम समझा दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से क्रॉस करवा देता है, और वही जितना फील्ड लाइन क्रॉस करता है वो उसके फ्लक्स के बराबर होता है। हम इसको जरा प्रैक्टिकल भाषा में बात करते हैं, मतलब अपने डेली लाइफ में बात करते हैं। जैसा कि बात करते हैं कि कोई किसी व्यक्ति को लोग क्यों बोलते हैं भाई, जैसा थोड़ा सा इसको एक होता है ना, आपको एक वल्गर लैंग्वेज में बोलना आता है, मतलब कि थोड़ा सा ये है जेन्युइन भाषा में, आप उसको बुरा मत मानिएगा। दरअसल बात ये कि नहीं भी बोलता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, चाहे वो लड़की काफ़ी स्मार्ट है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति पॉपुलर क्यों हो जाता है। तो मान लो कि सपोज करते हैं कि कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, तो अपने छत पर खड़ा हुआ बालकनी में, और उसके नीचे गली है, ठीक उसके बगल में मतलब कि कुछ शॉपिंग मॉल या कोचिंग वगैरह है। तो वहाँ से जो भी कुछ कोई लड़का या लड़की निकल रहा है तो उसको देख कर बोलेगा भाई वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, वो काफ़ी हैंडसम है या काफ़ी मतलब अलग लुक का है। तो उस लड़के का स्मार्टनेस किस पर डिपेंड कर रहा है, उस लड़के का स्मार्टनेस डिपेंड कर रहा है कि उसको सामने वाला बंदा कितना देख रहा है। उस लड़के का स्मार्टनेस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला बंदा उसको कितना देख रहा है, कितने लोग उसको देख रहे हैं। भाई जितना ज़्यादा लोग उसको देखेंगे उतना ज़्यादा उसका स्मार्टनेस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। तो यही ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। किसी भी एरिया का फ्लक्स कितना होता है, तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो इनडायरेक्ट भाषा में फ्लक्स क्या हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका, क्योंकि अगर इस एरिया के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होता, फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर पाता। एक बात समझ में, क्योंकि अगर वो लड़का में कुछ आकर्षण का केंद्र नहीं होता तब तक उसको लोग देखते नहीं, और जब तक उसको लोग देखते नहीं तब तक उसका चर्चा या पॉपुलैरिटी उसको नहीं मिलता। तो यही बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके तहत वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर या अपने ऊपर से कहता है कि आप पास कर गुजर जाओ, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखे हैं फाई बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया, यानी कि उस क्षेत्र को जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रॉस करती है वो फाई के बराबर होती है, यानी कि विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक, वेयर डी एस इज इक्वल टू क्या है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। और ई क्या है, यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहा है। अब बोलोगे कि भाई डॉट, आपको पता है कि डॉट जब भी लगता है तो किसके लिए लगता है, तो डॉट लगता है किसी भी चीज का वो मतलब कि पैरेललिंग टर्म, पैरेलल कोई चीज समानांतर है तो डॉट लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया आपस में क्या है, पैरेलल। ये आपका एरिया है जिस पर फील्ड लाइन पार कर रही है। तो देखो तो जरा पैरेलल है ना, यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है, मतलब कि जीरो एंगल है। तो इसीलिए यहाँ पर डॉट लगाए। डॉट क्यों लगाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में क्या है, पैरेलल इसको पार कर रहा है, परपेंडिकुलरली थोड़ी ना पार कर रहा है, पैरेलल पार कर रहा है। तो इसीलिए ई डॉट ds लगा हुआ है। तो यही आपका क्या है, फ्लक्स का टर्म है, यही आपका क्या है, फ्लक्स का टर्म है।
फाई बराबर ई डॉट डी एस, ये आपका हो गया उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये है क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया, विद्युत क्षेत्र रखा है, एरिया को जितना ज्यादा पार कर रही है किसके बराबर है, फ्लक्स के बराबर है। क्लियर, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायमेंशन है डी आई एम, मतलब समझ लीजिएगा आप लोग डायमेंशन, इसका डायमेंशन है एम एल क्यू टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका टर्म है और इसका एसआई यूनिट आपको मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये इसका हो गया डायमेंशन। अब आप सोचोगे कि अगर मान लो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का केस नहीं होता तो इसके डायमेंशंस में न्यूटन आता ही नहीं, क्योंकि न्यूटन होता है फोर्स का वैल्यू ऐसा यूनिट, तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स हमारा क्या है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई सिंपल भाषा में पूछेगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जरा बता, तो बोल देना अरे भैया कुछ नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब उसको अगर डेप्थ में पूछना चाहता है बता, तो बता देना कि किसी एरिया का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास कराता है। क्लियर, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके द्वारा, जिसके हेल्प से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर या अपने ऊपर से पास करवा देता है। क्लियर, तो ये रहा आपका पूर्ण रूप से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटिफिकेशंस बोल दो, आप इसका कॉन्सेप्ट बोल दो, ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स इसको बोल सकते हो जो आपके पास है। क्लियर, अब यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस में एंट्री मारता है, यानी गॉस के पास आता है। गॉस अब इसको कैसे यूज करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, आप इसको अभी देखोगे किस तरीके से इसी कंडीशंस में कैसे इसमें आता है। आई होप कि आपको ये फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसको चेंज करके अपना नया टॉपिक पर आते हैं, गॉस। समय कम होने के कारण थोड़ा पूर्ण रूप से टॉपिक ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो कोशिश करेंगे हम कि कितने ही समय में इसको कंप्लीट कर डालें। तो अगर आपको ये फ्लक्स समझ में आ गया होगा तो गॉस बिल्कुल इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो आपको समझने में। जो गॉस अपना थ्योरम यानी गॉस जो अपना प्रमेय जो है वो छोड़ रखा है, दे रखा है, तो हम इसमें बात करेंगे गॉस का। गॉस तो बोलते हैं गॉस प्रमेय, तो हिंदी में बोला जाता है गॉस प्रमेय। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में गॉस प्रमेय इसको बोलते हैं। तो अब देखोगे कि ये गॉस प्रमेय क्या है, तो सबसे पहला चीज ये गॉस था कौन। गॉस एक ऐसा फिजिसिस्ट था कि यहाँ पर हम लोग कुछ देर पहले जो टॉपिक पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसी भी ओपन एरिया या फिर जिस एरिया का बात करो वहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अब गॉस अपना दिमाग लगा के बोला कि हम इसको क्यों ना एक क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल करें, हम एक क्लोज सरफेस वाले एरिया पर इस फ्लक्स को क्यों ना हम थोड़ा सा आजमा कर देखें। तो एक चीज को ध्यान रखिए कि गॉस का जितना भी थ्योरम है, गॉस का जितना भी प्रमेय है, वो सारा का सारा एक बंद सतह के लिए यूजफुल या फिर उसी बेस्ड पर माना गया है, या फिर उसी बेस्ड पर वो बना रखा है। दिस थ्योरम is only based on closed surface। ध्यान रखिएगा, पहले ही हम इसको हाईलाइट कर दिए हैं।
गॉस का जो भी प्रमेय, जो भी सिद्धांत, जो भी कुछ रहा है वो सब एक बंद सतह के लिए है, क्लोज्ड सरफेस, एक बंद सतह के लिए था। ये क्या बोला है? तो गॉस थ्योरम ये कहा है कि अगर हम कुछ चार्ज पार्टिकल्स या कुछ चार्ज को किसी क्लोज्ड सरफेस से उसको ढक दें, जैसे हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पर है और Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 और बहुत सारे ऐसे Qn तक। अब इसको ढकना है तो ये क्या किया है, ढकने के लिए क्लोज सरफेस का इस्तेमाल कर लिया है। ये एक क्लोज सरफेस का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या है, यहाँ पे क्लोज सरफेस है। ये है आपका एक क्लोज सरफेस। बंद सतह। ये क्या है कि जैसे होता है ना यार घर में, थोड़ा सा अगर हम इसको बात करते हैं एक गांव के लैंग्वेज में, तो जैसे होता है ना गमला, गमला जिसको बोलते हैं, तो गमला से कुछ चार्ज पार्टिकल्स को ढक दिया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप ये पढ़े हो कि किसी भी एरिया का फ्लक्स क्या होता है, तो जितना फील्ड लाइन उसको क्रॉस करता है। गॉस अब बोल दिया कि अब जरा इसको हम बंद कर देते हैं, अब देखते हैं कि कितना इस पर फ्लक्स होता है, कितना इस पर फ्लक्स होता है। ये चेक करना चाहता था गॉस। तो उसने क्या पाया, उसने ये पाया कि किसी भी या कितने भी चार्ज पार्टिकल्स को हम अगर ढक दें, तो ढकने के बाद उस क्लोज्ड सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितने के बराबर होगा, वो कितने के बराबर होगा। तो वो क्या पाता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा ढके गए टोटल चार्ज का 1/टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होता है। क्या होता है? टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होता है। टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होता है। ये मतलब हम क्या बता रहे हैं, क्या बोला गॉस? गॉस ये बोल रहा है कि उस क्लोज सरफेस के ऊपर जो चार्ज को ढक दिए, जो चार्ज को अपने अंदर मतलब कंटेन करके रखा है, चार्ज को अपने अंदर ये सरफेस कंटेन करके रखा है, तो इस सरफेस के ऊपर यानी कि क्लोज सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने होंगे, जब ये जानने का कोशिश किया तो क्या पता है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके द्वारा ढके गए, यानी इस क्लोज सरफेस के द्वारा ढके गए टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होता है। क्या? इसका फ्लक्स। टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर, यानी कि क्या होता है, नहीं होता है 1/6 गुना 7 गुना 20 गुना, 1/एप्सिलॉन टाइम्स एक गुना का 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर टोटल चार्ज का 1/, अगर हम इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बात करें तो टोटल चार्ज हम इसके लिए लगा दिए समेशन, ये सिग्मा लगा दिए या समेशन बोलो उसको, जो भी ये मतलब होता है टोटल चार्ज, कुल चार्ज जितना चार्ज है किसका, इसका 1/एप्सिलॉन गुना, एप्सिलॉन गुना मतलब होता है, आप नहीं बोलते 6 गुना 7 गुना 20 गुना, तो ऐसे ही इसके भाषा में क्या बोला है 1/एप्सिलॉन गुना। ये गॉस बोला था। गॉस क्या बोला है, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने के बराबर होते हैं, तो उस क्लोज सरफेस के द्वारा ढके गए टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है उसका फ्लक्स। क्या होता है उसका फ्लक्स। जैसे हम मान लो कि गमले से बहुत सारे चार्ज को ढक दिए हैं, तो उस गमला के ऊपर भाई फ्लक्स कितना बनेगा, तो उस गमला के ऊपर फ्लक्स उतना बनेगा जितना वो चार्ज अपने अंदर कंटेन किया, टोटल चार्ज का यानी कुल चार्ज का, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर क्या होंगे, उसके फ्लक्स होंगे। क्या होंगे? उसके फ्लक्स होंगे। हम इसको प्रैक्टिकल भाषा बात करते हैं कि हम एक गमले से बहुत सारे चार्ज को अपने अंदर ढक दिए हैं,
अब उस चार्ज के कारण गमले पर टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो उस गमले के द्वारा ढके गए टोटल चार्ज का जो फ्लक्स बनेगा उसके ऊपर वो कितना होगा, तो उस गमले के द्वारा ढके गए कुल आवेश का, उस गमले के द्वारा ढके गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना किसके, कुल आवेश का 1/ε0 गुना उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। देख लो फाई। अब यहाँ पर बोलो यदि सर ये इंटीग्रेशन का साइन, मतलब ये जो इंटीग्रल मतलब साइन है वो आप बोल क्यों लगा दिए हो, तो क्लोज सरफेस में इंटीग्रेशन इसलिए लगाए क्योंकि ओवरऑल कुल का बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको गॉस थ्योरम में ही बताएंगे कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है और डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होता है। अधिकांशतः बच्चे फिजिक्स में डेरिवेशन सीख तो जाते हैं, लेकिन उनको खुद ये नहीं पता है कि हम भाई इंटीग्रेशन कहाँ लगा देंगे, डिफरेंशिएशन कहाँ लगा देंगे। टीचर सामने बताता है, क्या करते हैं कुछ कुछ छाप लेते हैं, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, लगता है कि हमको आ गया। लेकिन वास्तव में बंदा जब खुद से ये प्रश्न पूछता है कि भाई ये इंटीग्रेशन सर क्यों लगा दिए थे, यहाँ डिफरेंशिएशन सर क्यों लगा दिए थे, तो उसको खुद नहीं पता होता कि कहाँ से लग गया है। तो हम इस गॉस थ्योरम को जब प्रूव करेंगे तो आपको ये हर पॉइंट के बारे में बताएंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन क्यों लग रहा है, वहाँ डिफरेंशिएशन क्यों लग रहा है, ये आपको पूरा ओपन करके बताएंगे। तो अभी हमारे पास जो कंडीशंस है वो गॉस का ये बोल रहा है कि अगर किसी बंद सतह के द्वारा चार्ज यानी आवेश को ढक दिए गए हैं, सतह बंद है मतलब कि गमले के द्वारा आवेश को ढक दिया गया है, तो उस गमले के ऊपर टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, कुल फ्लक्स कितना बनेगा, तो आसान है भाई, कुल आवेश जो बंद कर दिया गया है गमले से, कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होगा। यानी कि फ्लक्स के, यानी कि गॉस क्या बोले अपने परिमेय में, तो ये बोल रहा है गॉस कि द टोटल फ्लक्स ओवर एनी इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनटू 1/ε0। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन चेंज करके बात कर देते हैं तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ द टोटल चार्जेज सिस्टम्स, इसको मैंने कहा जाएगा। तो ये है इसका गॉस जो अपने थ्योरम को मतलब प्रदान किया था आपके सामने। तो इसीलिए गॉस का जितना भी सिस्टमैटिक डम है सब क्लोज सरफेस के ऊपर काम करता है। आप इसका एप्लीकेशंस के तौर पे आप देख सकते हैं, जो भी है वो या तो एक स्फीयर के लिए आया हुआ है, यानी इसमें अगर चार्ज सिस्टम है तो इस चार्ज सिस्टम में इसमें भी गॉस लगता है। तो ये एक क्लोज सरफेस है, यानी कि क्या है, स्फीयर है, स्फीयर दैट इज क्लोज सरफेस, तो इसमें गॉस लगेगा। तो अब पूछा जाएगा कि भाई ये इसके ऊपर फ्लक्स कितना है, इस स्फीयर के ऊपर फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना, टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना क्या होगा, इसका फ्लक्स होगा। यही गॉस तो बोला है, गॉस कुछ नहीं बोला है। किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर कितना होता है फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स कितना होता है, तो टोटल चार्ज जितना वो इनक्लोज के मतलब टोटल चार्ज को जितना बंद किया है उसका 1/ε0 गुना होता है। एकदम इजी है यार, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। तो समय का थोड़ा सा किल्लत होने के कारण हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन ठीक इसी के बाद गॉस का प्रूविंग टर्म आएगा, गॉस को प्रूव किया जाएगा और आपको बारीक से आपको समझाएंगे हम कि कहाँ पर इंटीग्रेशन, कहाँ डिफरेंशिएशन होता है। इसको आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ठीक इसी के बाद जो भी अगर गॉस का प्रूविंग टर्म आएगा तो हम इसमें चर्चा पूरे डेप्थ में करेंगे, पूरे डिटेल में करेंगे और आपको डेरिवेशंस करवा देंगे। खुद आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को फील करने लगोगे कि कैसे प्रूव हो जा रहा है। एकदम ओपन माइंड के साथ उसको आपके दिमाग में विजुअलाइज जो भी होगा, विजुअलाइजेशन आपको फील होगा कि हो क्या रहा है। एकदम आपको फिजिक्स को बर्डन नहीं लेना है, फील करना है, उसको फील करो, आप अपने माइंड में उसको विजुअलाइज कर लो हो क्या रहा है। जब ओपन आप फिजिक्स को देखने लगोगे तो एकदम क्या होगा कि आपके ब्लड में फिजिक्स भर जाएगा। आई थिंक कि जो भी आगे वाला जो टर्म आने वाला होगा वो आपको ऐसा ही फील होगा। ओके, तो आज का वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी लेक्चर्स का भी चर्चा हुआ है, जितना भी आज के लेक्चर में बात हुआ है, तो आप अपना जो भी कमेंट्स हैं वो अपना जो भी आपको लगता है एज ए कि ये मतलब क्या है कंडीशंस, आपको जो डाउट है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।